Hello, dear students. Welcome back to the YouTube channel Electrotech CC. माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर इंटरफेसिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं सीरियल कम्युनिकेशन इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर कि किस तरह से 8051 माइक्रोकंट्रोलर अदर पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ सीरियल कम्युनिकेशन करता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, इसमें सीरियल कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन के दो टाइप हो सकते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन एंड सीरियल कम्युनिकेशन। तो 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके एग्जांपल कैसे होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे बॉड रेट और डेटा रेट ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन की किसी भी कंट्रोलर में या फिर किसी भी सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा रेट क्या होता है, उसका बॉड रेट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल बफर रजिस्टर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर सीरियल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए एसकॉन रजिस्टर का फंक्शन क्या होता है, देन पावर कंट्रोल रजिस्टर किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से पावर को हाई और लो करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे सीरियल कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज एज वेल एज इन सी लैंग्वेज फॉर 8051 माइक्रोकंट्रोलर। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है। कम्युनिकेशन यानी कि आपके पास कोई माइक्रो कंट्रोलर है, फॉर एग्जांपल 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसको आपको किसी अदर पेरिफेरल डिवाइस के साथ इंटरफेस करना है और माइक्रो कंट्रोलर से डेटा सेंड करना है पेरिफेरल डिवाइस को। सिमिलरली इससे रिवर्स प्रोसेस भी हो सकती है कि किसी पेरिफेरल डिवाइस से आपको डेटा रिसीव करना है और माइक्रो कंट्रोलर को डेटा मिलना चाहिए। ओके, तो इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं कि एक आपके पास मास्टर डिवाइस है, एक आपके पास स्लेव डिवाइस है। मास्टर डिवाइस से आप डेटा सेंड करते हो और स्लेव डिवाइस को मिलता है, या फिर पेरिफेरल डिवाइस को डेटा सेंड करता है और मास्टर डिवाइस यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को डेटा रिसीव हो और माइक्रो कंट्रोलर डेटा को रिसीव करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे कम्युनिकेशन बोला जाता है। कम्युनिकेशन में आप डेटा का या फिर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हो किसी अदर डिवाइस के साथ। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस में कोई एक जीपीएस है जो कि माइक्रो कंट्रोलर को डेटा सेंड करना चाहता है, या फिर माइक्रो कंट्रोलर किसी डिवाइस को डेटा सेंड करना चाहता है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। माइक्रो कंट्रोलर पेरिफेरल डिवाइस को डेटा सेंड कर सकता है, एज वेल एज पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर को डेटा सेंड कर सकता है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसे बोला जाता है 8051 का कम्युनिकेशन। माइक्रो कंट्रोलर से आप अलग अलग डिवाइस इंटरफेस कर सकते हो और यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये कम्युनिकेशन होती है इस कम्युनिकेशन को बोला जाता है डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे डेटा की एक्सचेंज होती है। ओके, तो ये डेटा कम्युनिकेशन के बेसिकली दो टाइप होते हैं जिसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन के साथ यहाँ पे दूसरा कम्युनिकेशन होता है वो है पैरेलल कम्युनिकेशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पैरेलल कम्युनिकेशन हम किसे बोल सकते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन हम किसे बोल सकते हैं, कौन से इस कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सीरियल कम्युनिकेशन जो है उस सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफर होता है बीट बाय बीट, यानी कि एट अ टाइम सिंगल बीट ट्रांसफर होता है, जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में एट अ टाइम मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर होते हैं, यानी कि एक ब्लॉक होता है जो एक साथ ब्लॉक पूरा ट्रांसफर होता है। ओके, तो सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन दोनों में आपको यहाँ पे बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि सीरियल कम्युनिकेशन में बीट बाय बीट डेटा ट्रांसफर होगा, यानी कि एट अ टाइम सिंगल बिट ट्रांसफर होगा, जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में एट अ टाइम मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर होते हैं और उस मल्टीपल बिट के ब्लॉक को या फिर फ्रेम को एक साथ सेंड किया जाता है एट अ टाइम। ओके, इसके अलावा सीरियल कम्युनिकेशन में आपको ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि एट अ टाइम एक ही बिट सेंड हो सकता है, इसीलिए जब भी आप पूरा डेटा ट्रांसफर करोगे तो आपको जो टाइम रिक्वायरमेंट होगी वो टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी। जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में एक साथ मल्टीपल डेटा सेंड होता है और मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर होते हैं और उसी की वजह से आपको पूरा डेटा सेंड करने में टाइम कम लगेगा। ओके, तो ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सीरियल कम्युनिकेशन एज वेल एज इन पैरेलल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, और अगर इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन को, तो फर्स्ट वन जो यहाँ पे ब्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये सीरियल कम्युनिकेशन का ब्लॉक है। ओके, इस सीरियल कम्युनिकेशन में आपके पास एक ट्रांसमीटर है एंड एक रिसीवर है और इसको एक सिंपल एक ही लाइन कनेक्टर से आपने कनेक्ट किया है जिसमें आपका डेटा 1010, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ बाइनरी पे वर्क करता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है वो इस तरह से 1 by 1 सिंगल बिट एट अ टाइम ट्रांसमीटर टू रिसीवर ट्रांसफर होगा।
जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन के डायग्राम में अगर देखें तो पैरेलल कम्युनिकेशन में मल्टीपल कंडक्टर्स यानी कि आपने मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल किया है और मल्टीपल डेटा एक साथ यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0101 इस तरह से आप यहाँ पे लिखते हो तो ये पूरा जो ब्लॉक है वो एट अ टाइम यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वायर्स आपने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं या फिर मल्टीपल चैनल यूज की है। यहाँ पे कम्युनिकेशन वायरलेस और वायर कम्युनिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम से अगर हम समझे तो फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि सीरियल कम्युनिकेशन में बीट बाय बीट डेटा ट्रांसफर होगा, यानी कि एट अ टाइम एक ही बीट ट्रांसफर होगा, जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में इस तरह से एक पूरा ब्लॉक एट अ टाइम ट्रांसफर होता है, यानी कि मल्टीपल बीट ट्रांसफर होते हैं। तो सीरियल कम्युनिकेशन में पूरा डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक सेकंड में फॉर एग्जांपल एक बीट ट्रांसफर होता है, तो मल्टीपल बीट ट्रांसफर करने में आपको यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि यहाँ पे एक सेकंड में पूरा एक ब्लॉक ट्रांसफर होता है, यानी कि यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो सीरियल कम्युनिकेशन है उस सीरियल कम्युनिकेशन में सिंगल कंडक्टर का या फिर सिंगल चैनल का इस्तेमाल होता है, जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में आपको मल्टीपल कंडक्टर या फिर मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर सीरियल कम्युनिकेशन की बात करें तो सीरियल कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको यूज करना है तो लॉन्ग डिस्टेंस में सिर्फ आपको एक ही कंडक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपको मल्टीपल कंडक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मल्टीपल कंडक्टर का अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम्युनिकेशन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जबकि सीरियल कम्युनिकेशन में सिंगल कंडक्टर की वजह से आपको यहाँ पे जो कॉस्ट मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है। ओके, जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में मल्टीपल कंडक्टर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करोगे तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ सकती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो ये पैरेलल कम्युनिकेशन है वो पैरेलल कम्युनिकेशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, जबकि सीरियल कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे जो पैरेलल कम्युनिकेशन है वो पैरेलल कम्युनिकेशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस में सीरियल कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ओवरऑल कॉस्ट है वो सीरियल कम्युनिकेशन में आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे 8051 में हम सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 8051 है इसमें सीरियल कम्युनिकेशन करना बहुत ही इजी होता है। तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, 8051 का सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 8051 माइक्रो कंट्रोलर है और 8051 माइक्रो कंट्रोलर आपको पता होगा 8 बिट को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट को एट टाइम प्रोसेस कर सकता है और 8 बिट को एट टाइम ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। तो 8 बिट आपके पास जो है उसे आप पैरेलली ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन करना है सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, तो सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए ये जो आपके पास 8 बिट का ब्लॉक है उसे आपको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो 8 बिट का पैरेलल डेटा है वो माइक्रो कंट्रोलर के किसी एक रजिस्टर में सेव किया जाता है, जब भी हम ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जब ये डेटा किसी कोई एक पर्टिकुलर टेम्पररी रजिस्टर में हम सेव कर लेते हैं तो उसे बाद में पैरेलल टू सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ओके, तो जब भी आप इस कन्वर्टर को यहाँ पे पैरेलल 8 बिट अप्लाई करते हो तो ये सीरियल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करता है और आउटपुट में आपको सीरियली कन्वर्ट करके देगा। जब भी ये सीरियल कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे डेटा आपको कुछ इस तरह से सीरियल फॉर्म में मिल जाएगा और यहाँ पे कोई एक वायर और वायरलेस चैनल से रिसीवर तक पहुंचता है। जब ये रिसीवर तक पहुंचता है तो रिसीवर में आपको यहाँ पे सीरियली डेटा मिलेगा, लेकिन फिर से आपके पास जो पेरिफेरल डिवाइस है उसे आप एट ए टाइम 8 बिट अप्लाई कर सकते हो और 8 बिट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, जो कि आपके सीरियल डेटा को जो 8 बिट का डेटा है उसे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ पे जो आपको 8 बिट का पैरेलल डेटा मिलता है उसे आप यहाँ पे कोई एक टेम्पररी रजिस्टर में पेरिफेरल डिवाइस के टेम्पररी रजिस्टर में सेव कर सकते हो और इसके साथ आप यहाँ पे ये जो डेटा मिलता है 8 बिट का पैरेलल डेटा उसे पेरिफेरल डिवाइस को अप्लाई कर सकते हो या फिर पेरिफेरल डिवाइस इसका यूज कर सकता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है कि यहाँ पे हमारे पास जो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है 8 बिट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए 8 बिट को किसी टेम्पररी रजिस्टर में सेव करेगा, फिर सीरियल टू पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन उसे सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उस डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। जब ये रिसीवर में रिसीव होता है तो सीरियल फॉर्म में रिसीव होता है, उसे सीरियल टू पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से यहाँ पे ऑपोजिट प्रोसेस होती है और यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का इस्तेमाल करके उस डेटा को 8 बिट पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उस डेटा को यहाँ पे किसी पेरिफेरल डिवाइस को अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। इसी तरीके से अगर पेरिफेरल डिवाइस से डेटा आपको
8051 माइक्रो कंट्रोलर में देना है तो इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस होगी। यहाँ पे जो डेटा हमें मिलेगा वो पेरिफेरल डिवाइस से 8 बिट के फॉर्म में मिलेगा। उस 8 बिट को हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमें डेटा आउटपुट में जो मिलेगा वो सीरियल फॉर्म में मिलेगा। उसे हम फिर से वायरलेस चैनल में या फिर वायर चैनल में अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये जो सीरियल डेटा है वो सीरियल डेटा फिर से यहाँ पे हमें रिसीव होगा इन दी माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन। और यहाँ पे जो ये सीरियल डेटा मिलता है उसे हम फिर से सीरियल टू पैरेलल में कन्वर्ट कर देंगे और जो हमें यहाँ पे 8 बिट का डेटा मिलेगा उस 8 बिट डेटा को हम यहाँ पे इस टेम्पररी रजिस्टर में सेव कर देंगे और ये जो टेम्पररी रजिस्टर है वो माइक्रो कंट्रोलर को 8 बिट का डेटा एट अ टाइम देता रहेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ऑपोजिट प्रोसेस भी हो सकती है इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, कि यहाँ पे हम कौन कौन से टाइप के सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के 3 टाइप है, जिसमें फर्स्ट वन है दैट इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सेकंड वन दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, थर्ड वन दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है एंड हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक डायग्राम से समझाने वाला हूँ। जब भी हम यहाँ पे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसफर कर सकता है एंड रिसीवर को डेटा रिसीव होता है। तो यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें ट्रांसमीटर हमेशा डेटा ट्रांसफर करेगा और रिसीवर हमेशा डेटा रिसीव करेगा, जबकि हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसफर कर सकता है और रिसीवर डेटा रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर रिसीवर को डेटा ट्रांसफर करना है तो वो भी ट्रांसफर करके यहाँ पे ट्रांसमीटर को वापस डेटा सेंड कर सकता है। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें एट अ टाइम कोई एक ही प्रोसेस हो सकती है। ट्रांसमीटर रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है या फिर रिसीवर ट्रांसमीटर को डेटा सेंड कर सकता है। ये पूरी प्रोसेस एट अ टाइम एक ही, यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें एट अ टाइम कोई एक ही प्रोसेस होगी। ओके, ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसफर करके रिसीवर को सेंड कर सकता है या फिर उसी टाइम अगर आपको रिसीवर से ट्रांसमीटर में डेटा सेंड करना है तो वो कोई एक ही प्रोसेस एट अ टाइम हो सकती है। अगर हम यहाँ पे फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स में डेटा ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीवर रिसीव कर सकता है और उसी टाइम अगर रिसीवर को डेटा ट्रांसफर करना है तो रिसीवर डेटा ट्रांसफर करके ट्रांसमीटर को सेंड कर सकता है। यानी कि दोनों प्रोसेस यहाँ पे एट टाइम हो सकती है, जबकि हाफ डुप्लेक्स में कोई एट अ टाइम कोई एक ही प्रोसेस हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जांपल है टीवी ट्रांसमीटर स्टेशन एंड टीवी। आपके पास जो घर में टीवी होता है उससे आप टीवी ट्रांसमिशन स्टेशन में कोई डेटा सेंड नहीं कर सकते हो, और ट्रांसमीटर स्टेशन है जो भी टीवी ट्रांसमीटर स्टेशन है या फिर रेडियो ट्रांसमिशन स्टेशन है वहां से डेटा आपको रेडियो में या फिर टीवी में मिल सकता है। टीवी एंड रेडियो से आप डेटा ट्रांसफर करके फिर से ट्रांसमिशन स्टेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो इसे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बोला जाता है। और हाफ ड्यूप्लेक्स की बात करें तो हाफ ड्यूप्लेक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और कॉमन एग्जांपल है वो है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो जब आप एज ए ट्रांसमीटर वर्क करते हो तो आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पे एट अ टाइम डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिसीवर को बोलना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ। जब भी आप डेटा रिसीव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बोलते हो डेटा ओवर, तो रिसीवर ऑटोमेटिक समझ जाता है कि वहां पे डेटा ट्रांसमिशन स्टेशन में डेटा कंप्लीट हो गया है, अभी मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूं। तो वॉकी टॉकी में जो प्रोसेस होती है वो हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। और जो भी हम मोबाइल कम्युनिकेशन में मोबाइल पे बात करते हैं तो वो एक टाइप का फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है, जिसमें आप दोनों ट्रांसमीटर एंड रिसीवर स्टेशन से डेटा ट्रांसफर एंड रिसीव एट अ टाइम कर सकते हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसे सीरियल कम्युनिकेशन में सिंप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट, सीरियल कम्युनिकेशन के 2 इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं और वो है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये दोनों सीरियल कम्युनिकेशन के टाइप है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की अगर हम डिटेल में बात करें तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को एक सेम क्लॉक से अटैच किया जाता है। अगर सेम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते हो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में तो उसे हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जो डेटा ट्रांसफर एंड रिसीव होता है तो ट्रांसमिट एंड रिसीव में दोनों में क्लॉक साइकिल एक जैसी लगती है और सेम क्लॉक पर सिग्नल अप्लाई होते हैं, जबकि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में 2 इंडिविजुअल क्लॉक सिग्नल अप्लाई होते हैं और दोनों में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो डेटा ट्रांसफर में क्लॉक सिग्नल अलग अलग यूज होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर में क्लॉक 1 एंड रिसीवर में क्लॉक 2। ओके,
तो इस तरह से आप यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन में दो तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो सीरियल कम्युनिकेशन में जो प्रोसेस होती है उसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में किस तरह से पूरी प्रोसेस रहती है। जो ट्रांसमीटर होता है वो ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो ये डेटा ट्रांसफर होगा ट्रांसमीटर टू रिसीवर, उसमें एक टाइप का एक फॉर्मेट यूज होता है जिसे कैरेक्टर बेस्ड और कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर बोला जाता है। यहाँ पे ये जो कैरेक्टर लिखा जाता है उसे सिंक कैरेक्टर बोला जाता है, और ये सिंक कैरेक्टर का जो डेटा है उसे ट्रांसमीटर टू रिसीवर सेंड किया जाता है, और दोनों में क्लॉक सिग्नल सेम यूज होते हैं। ये जो कैरेक्टर है उसे आस्की में कन्वर्ट करके, आस्की कैरेक्टर में कन्वर्ट करके जो 8 बिट का डेटा मिलता है उस 8 बिट डेटा को यहाँ पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे ए अल्फाबेट ट्रांसफर करना है, तो ए अल्फाबेट का जो आस्की कोड है वो है 41H। तो अगर इस 41H की हम बाइनरी वैल्यू देखें तो 4 की वैल्यू होगी 1000100 और 1 की वैल्यू देखें तो 0001। ओके, तो ये जो 8 बिट का डेटा है वो 8 बिट का डेटा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, और यहाँ पे सिंक कैरेक्टर में ए लिखा जाता है, और ये जो पूरा पैकेज बनता है उसे ट्रांसमीटर टू रिसीवर सेंड किया जाता है। और सेम क्लॉक पल्स होने की वजह से इसे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोला जाता है, और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को आप यहाँ पे कैरेक्टर ओरिएंटेड कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। तो ये था सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अगर हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करें तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में दो इंडिविजुअल आपके पास क्लॉक सिग्नल होते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के लिए, और यहाँ पे जो 8 बिट का डेटा होता है इसके साथ एक स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट बिट इंडिकेट करता है कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अब आपको यहाँ पे डेटा मिलने वाला है। स्टॉप कम्युनिकेशन बोलेगा कि यहाँ पे 8 बिट का डेटा आपका कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आपका फर्स्ट ब्लॉक रिसीव हो गया है। अगर नेक्स्ट ब्लॉक आपको सेंड करना है तो फिर से आपको एक स्टार्ट बिट सेंड करना पड़ेगा। जब स्टार्ट बिट मिलेगा तो फिर से रिसीवर को पता चलेगा कि नेक्स्ट 8 बिट का डेटा मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे सिंगल एक स्टार्ट बिट यूज कर सकते हो, देन 8 बिट का डेटा आएगा एंड यहाँ पे 1 और 2 स्टॉप बिट सेंड कर सकते हो, जिससे रिसीवर को पता चलेगा कि यहाँ पे डेटा रिसीव हो गया है और नेक्स्ट डेटा अगर सेंड करना है तो फिर से आपको यहाँ पे स्टार्ट बिट सेंड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में प्रोसेस रहती है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हम यहाँ पे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट एंड 8 बिट का जो डेटा होता है उसे एक फ्रेम बनाते हैं, इसे हम एक फ्रेम बोलते हैं, और इस फ्रेम को हम यहाँ पे सेंड करते हैं, और यहाँ पे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के लिए अलग अलग क्लॉक सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है उसे 8051 में किस तरह से यूज करते हैं इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में उसका जो डेटा रेट होता है जिसे बॉड रेट भी बोला जाता है, तो ये बॉड रेट इस कम्युनिकेशन की स्पीड इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कितनी बार आपका जो सिग्नल है वो 1 से 0 या 0 से 1, एक्टिव हाई से एक्टिव लो या फिर एक्टिव लो से एक्टिव हाई चेंज होता है। इससे सीरियल कम्युनिकेशन की स्पीड पता चलती है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको समझने वाले हैं कि यहाँ पे डेटा रेट क्या होता है। तो डेटा रेट की अगर हम सिंपल बात करें तो डेटा रेट आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर इन सीरियल कम्युनिकेशन इज स्टेटेड इन BPS, यानी कि जो भी डेटा रेट होगा वो बिट्स पर सेकंड में होगा। यहाँ पे आपको खास याद रखना है, बिट्स पर सेकंड में डेटा ट्रांसफर होता है। यहाँ पे ये जो बॉड रेट या फिर डेटा रेट होता है उसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्नल चेंज इन सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार आपका सिग्नल चेंज होता है एक्टिव हाई टू एक्टिव लो और एक्टिव लो टू एक्टिव हाई, इसे डेटा ट्रांसफर रेट बोला जाता है। ओके, सीरियल कम्युनिकेशन में जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है उसे बॉड रेट बोला जाता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक प्रोसेस बता देता हूँ कि इस तरह से हम यहाँ पे 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन में बॉड रेट कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है उस क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से हमें सीरियल कम्युनिकेशन का डेटा रेट पता चलता है। तभी हम यहाँ पे क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं, तो उससे डेटा रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को 12 से डिवाइड करना पड़ता है, जिसे हम मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी जब आप यहाँ पे 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी 9 to 1.5 किलोहर्ट्ज। अगर आपको यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन का डेटा रेट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको जो यहाँ पे मशीन साइकिल की फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको 32 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 28800 हर्ट्ज, जिसे हम U8 फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये जो U8 है वो U8 का फुल फॉर्म है
यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, इस फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन का डेटा रेट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो बेसिक प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि बेसिक प्रोसेस आपको जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दी जाती है, उस क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को 12 से डिवाइड करने से आपको यहाँ पे मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी को आप अगर 32 से डिवाइड करोगे तो आपको U8 की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको U8 की फ्रीक्वेंसी मिलती है, उस फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो और टाइमर की मदद से आप यहाँ पे बॉड रेट या फिर डेटा रेट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये टाइमर यूज होता है वो हम नॉर्मली यहाँ पे टाइमर 1 का इस्तेमाल करते हैं और टाइमर 1 को हम यहाँ पे 16 बिट में सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइमर 1 को यहाँ पे सेट करने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग 4 मोड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो मोड 2 है वो मोड 2 यहाँ पे ज्यादातर यूज होता है और मोड 2 हमारा है ऑटो रीलोड मोड। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास जो नंबर ऑफ पल्स मिलने वाले हैं वो नंबर ऑफ पल्स यहाँ पे हम 8 बिट से इजीली इंडिकेट कर सकते हैं और हमारे पास जो ये मोड 2 है वो हमारा 8 बिट का मोड है और इसकी मदद से हम इजीली यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खास याद रखना है कि 8051 में जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है उसमें टाइमर 1 का इस्तेमाल होता है और टाइमर 1 यहाँ पे मोड 2 में यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम 8 बिट से सीरियल कम्युनिकेशन प्रोसेस करने वाले हैं और 8 बिट का हमारा टाइमर का मोड है वो है मोड 2 ऑटो रीलोड मोड। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे बॉड रेट बता देता हूँ और उसके साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उस पर्टिकुलर बॉड रेट के लिए टाइमर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑटो रीलोड मोड में आपको यहाँ पे TH की वैल्यू सेट करनी होती है और यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड बॉड रेट है 9600 का और इसके लिए आपको TH1 की वैल्यू सेट करनी है डेसिमल में -3 और यहाँ पे अगर आप हेक्साडेसिमल में बात करो तो हेक्साडेसिमल में -3 की वैल्यू होती है FD। ओके, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे बॉड रेट सेट करना है 4800 का तो यहाँ पे आपको TH की वैल्यू मिलती है 4800 और इसके लिए हमें यहाँ पे बॉड रेट पे TH की वैल्यू मिलती है -6। अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू होती है DA। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने अलग अलग बॉड रेट और इसके लिए टाइमर की वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रखी है। इसको हम यूज करेंगे जब भी हम यहाँ पे 8051 सीरियल कम्युनिकेशन का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करेंगे तब। ओके, तो यहाँ पे हमने बेसिक डेटा रेट या बॉड रेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर को किसी पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करना है तो हार्डवेयर में आपको यहाँ पे कौन कौन से स्टैंडर्ड कनेक्टर को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 8051 सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए RS-232 स्टैंडर्ड यूज करने वाले हैं। ये एक तरह का स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर यहाँ पे अलग अलग कनेक्टर्स मिलते हैं और उन्हीं कनेक्टर की मदद से हम 8051 का सीरियल कम्युनिकेशन किसी अनदर पेरिफेरल डिवाइस से करते हैं, जिससे हम 8051 को किसी अनदर पेरिफेरल डिवाइस से इंटरफेस कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरफेसिंग का जो ये स्टैंडर्ड है उसे RS-232 से इंडिकेट किया जाता है। ये जो स्टैंडर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ने 1960 में दिया था। यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए -3 to -25 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और 0 को इंडिकेट करने के लिए +3 वोल्ट टू +25 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और जो बीच की जो रेंज रहती है -3 वोल्ट टू +3 वोल्ट उसे अनडिफाइंड रेंज बोला जाता है। ये जो यहाँ पे वोल्टेज की रेंज है उससे हम 10 को इंडिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RS-232 स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है वो माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ 5 वोल्ट पे वर्क करता है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट की कोई रेंज नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम RS-232 स्टैंडर्ड को डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस नहीं कर सकते। इसका एक ही रीजन है, यहाँ पे जो ये वोल्टेज की जो रेंज है वो रेंज। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे वोल्टेज कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि MAX232 स्टैंडर्ड। ओके, तो इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे रजिस्टर है जो 8051 को सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट वन जो रजिस्टर है वो है सीरियल बफर रजिस्टर। सीरियल बफर रजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर का एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें आप टेम्पररी डेटा सेव कर सकते हो जब भी आपको सीरियल कम्युनिकेशन करना होता है। तो यहाँ पे 8051 से आप जब भी डेटा ट्रांसफर करते हो पेरिफेरल डिवाइस को या फिर पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर में डेटा ट्रांसफर करते हो
तो इसके लिए बफर रजिस्टर होना चाहिए और टेम्पररी रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, उसे सीरियल बफर रजिस्टर बोला जाता है, जो कि डेटा ट्रांसफर करते वक्त यहाँ पे डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। और यहाँ पे 8051 में हमारे पास इस तरह के दो रजिस्टर है, जिसमें फर्स्ट वन जो रजिस्टर है उसमें उसको आप यहाँ पे जब माइक्रो कंट्रोलर टू पेरिफेरल डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करते हो उस वक्त यूज करते हो, और उसे बोला जाता है सीरियल बफर ट्रांसमीटर रजिस्टर, जिसको आप ट्रांसमिशन वक्त यहाँ पे 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हो। और सेकंड वन जो रजिस्टर है वो है यहाँ पे रिसीवर रजिस्टर, जिसको आप एस बफर और सीरियल बफर रिसीवर रजिस्टर बोल सकते हो। जब भी कोई पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर को डेटा सेंड करता है उस वक्त सबसे पहले रिसीव्ड पिन टू सीरियल बफर रिसीवर रजिस्टर में 8 बिट का डेटा स्टोर किया जाता है, और जब भी माइक्रो कंट्रोलर फ्री होता है तो उस डेटा को वो एक्सेप्ट करता है और उस पर प्रोसेस करता है। तो फर्स्ट वन रजिस्टर है वो है सब सीरियल बफर रजिस्टर, और सीरियल बफर रजिस्टर का सिंपल फंक्शन है डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, जब भी सीरियल कम्युनिकेशन हम यूज करेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन है वो है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। सीरियल कंट्रोल रजिस्टर भी 8 बिट का एक रजिस्टर है, जिसमें कुछ इस तरह से हम 8 बिट यूज करते हैं। ये जो 8 बिट है इसकी मदद से हम सीरियल कम्युनिकेशन को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसी वजह और इसके अलावा यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के अलग अलग मोड होते हैं, इसको भी हम यहाँ पे सीरियल कंट्रोल रजिस्टर की मदद से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन बीट है SM0 एंड SM1। ओके, इन दोनों बिट को बोला जाता है सिलेक्ट मोड बिट। यहाँ पे SM0 एंड SM1 की मदद से हम अलग अलग मोड सेट कर सकते हैं। जैसे कि SM0 की वैल्यू अगर हम 0 रखें, SM1 की वैल्यू 0 रखें, तो यहाँ पे मोड 0 सिलेक्ट होता है। और 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन में 0 मोड है, उसमें आप 8 बिट का डेटा शिफ्ट रजिस्टर मोड में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम SM0 की वैल्यू 0, SM1 की वैल्यू 1 रखें तो मोड 1 सिलेक्ट होता है, जिसे 8 बिट का UART वेरिएबल बॉड रेट का मोड बोला जाता है। UART का मैंने फंक्शन आपको बता दिया है। UART यानी कि एसिंक्रोनस यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ओके, इसको आप यहाँ पे वेरिएबल मोड में, वेरिएबल बॉड रेट मोड में आप यूज कर सकते हो इन 8 बिट। ओके, इसके अलावा इसे यहाँ पे इन दोनों मोड को यहाँ पे बोला जाता है यूनी प्रोसेसिंग मोड। नेक्स्ट वन मोड है वो है SM0 की वैल्यू 0, SM0 की वैल्यू 1 एंड SM1 की वैल्यू 0। यहाँ पे इसे मोड 2 बोला जाता है। मोड 2 में हम 9 बिट का फिक्स UART मोड यूज कर सकते हैं और फिक्स बॉड रेट होता है। नेक्स्ट वन मोड जिसमें SM0 की वैल्यू 1 एंड SM1 की वैल्यू 1 सेट की जाती है, और इसे मोड 3 बोला जाता है। एक 9 बिट का UART वेरिएबल बॉड रेट मोड है, जिसमें हम यहाँ पे वेरिएबल बॉड रेट के साथ 9 बिट का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इन दोनों मोड को यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग मोड बोला जाता है। यहाँ पे ये जो यूनी प्रोसेसिंग मोड एंड मल्टी प्रोसेसिंग मोड है, इसकी मदद से हम सीरियल कम्युनिकेशन अलग अलग मोड में कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो यूनी प्रोसेसिंग मोड है, इस यूनी प्रोसेसिंग मोड का हम यहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से हम यहाँ पे TB8 एंड RB8 की मदद से मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे खास याद रखना है, जब भी मल्टी प्रोसेसिंग मोड की बात आती है तो मोड 2 एंड मोड 3 की बात करेंगे हम, कि सीरियल कम्युनिकेशन में किस तरह से मोड 2 एंड मोड 3 में प्रोसेस होती है। यहाँ पे 8051 में सिर्फ हमारे पास 2 ही बीट होते हैं जिससे हम मोड सिलेक्ट करते हैं, लेकिन 8052 में हमारे पास यहाँ पे 3 बीट होते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बिट दैट इज REN बिट, जिसे रिसीवर एनेबल बिट बोला जाता है। जब भी आपको सीरियल कम्युनिकेशन करना है तब इस बिट की वैल्यू आपको 1 रखनी होती है। जब भी आप REN की वैल्यू 1 रखते हो तो रिसीवर एनेबल होता है और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए माइक्रो कंट्रोलर रेडी होता है। नेक्स्ट वन बिट दैट इज TB8। TB8 को यहाँ पे बोला जाता है ट्रांसमिट बिट। ट्रांसमिट बिट का मीनिंग होता है कि जब भी हम मोड 2 एंड मोड 3 में वर्क करते हैं तो यहाँ पे डेटा और एड्रेस को बाइफरकेट करने के लिए हम यहाँ पे, जब भी हम यहाँ पे TB8 की वैल्यू 0 सेट करेंगे तो हम यहाँ पे एड्रेस ट्रांसमिट करेंगे, और जब भी हम यहाँ पे TB8 की वैल्यू 1 सेट करेंगे तो यहाँ पे हम डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। ओके, तो मल्टी प्रोसेसिंग मोड में आपको यहाँ पे मोड 2 एंड मोड 3 में TB8 की वैल्यू सेट करने से एड्रेस एंड डेटा को बाइफरकेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे RB8 की बात करें तो RB8 का फंक्शन भी इसी तरीके से है। RB का मीनिंग होता है रिसीव बिट। रिसीव बिट में मोड 2 एंड मोड 3 में अगर हमें डेटा को रिसीव
जब भी हम यहाँ पे RB8 की वैल्यू 1 सेट करेंगे तो वो हमें डेटा रिसीव करके देगा, और हम यहाँ पे अगर RB8 की वैल्यू 0 सेट करेंगे तो हमें एड्रेस रिसीव करके देगा। नेक्स्ट वन बिट दैट इज TI बिट। TI बिट को बोला जाता है ट्रांसमिट इंटरप्ट बिट। जब भी आपको 1 बाइट डेटा ट्रांसफर करने के बाद इंटरप्ट जनरेट करना होता है तो उस वक्त आप इस बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका 1 बाइट डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तब एक इंटरप्ट जनरेट होगा, जिसे हम TI बिट बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 1 बाइट रिसीव करने के बाद इंटरप्ट जनरेट करना है तो आप RI बिट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं रिसीव इंटरप्ट बिट। जब भी 1 बाइट का डेटा रिसीव हो जाएगा तब एक इंटरप्ट जनरेट कर सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 8 बिट के सीरियल कंट्रोल रजिस्टर का इस्तेमाल करके सीरियल कम्युनिकेशन के अलग अलग पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पावर कंट्रोल के लिए एक रजिस्टर होता है जिसे पावर कंट्रोल रजिस्टर और पीकॉन बोला जाता है। पीकॉन रजिस्टर में फर्स्ट जो बीट है वो है आइडियल बीट। ये जो आइडियल बीट है उसे हम यहाँ पे सेट करके और रीसेट करके क्लॉक सिग्नल को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पावर कंट्रोल करना है कि यहाँ पे अगर आपका सीरियल कम्युनिकेशन कोई नहीं हो रहा है और पावर को आपको सेव करना है तो पावर सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्लॉक सिग्नल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। जब भी आप आइडल बीट की वैल्यू 1 सेट करते हो तो क्लॉक सिग्नल स्टॉप हो जाता है, और जब भी आपको सीरियल कम्युनिकेशन करना है तो उस वक्त आप यहाँ पे आइडल बीट की वैल्यू 0 कर दोगे तो आपका क्लॉक सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पावर को रिड्यूस करने के लिए इस रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन दैट इज PD बिट। PD को बोला जाता है पावर डाउन। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप PD की वैल्यू 1 सेट कर दोगे तो आपका जो इंटरनल ऑसिलेटर है वो स्टॉप हो जाता है, और यहाँ पे पावर सप्लाई VCC +5 वोल्ट से सिंपली +2 वोल्ट को वो यूज करता है। यानी कि यहाँ पे आप पावर को डाउन करके पावर को रिड्यूस कर सकते हो या फिर पावर को सेव कर सकते हो। तो ये जो बीट है वो इंपॉर्टेंट बीट है, पावर डाउन बीट। इसको अगर आप रीसेट कर दोगे इंटरनल ऑसिलेटर को फिर से +5 वोल्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज जनरल पर्पस। नेक्स्ट 2 बिट दैट इज GF0 एंड GF1। इसे बोला जाता है जनरल फ्लैग। जनरल फ्लैग की वैल्यू आप यहाँ पे कोई कंडीशन का स्टेटस इंडिकेट करने के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि ये इन जनरल 2 फ्लैग है जिसकी मदद से आप वेरियस कंडीशन के फ्लैग और स्टेटस यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। 3 बिट यहाँ पे ब्लैंक है जिसका अभी कोई हाल यूज नहीं किया जाता है। लास्ट 1 बिट दैट इज S मोड बिट, जिसे हम सीरियल मॉडिफाई बिट भी बोलते हैं, और इसकी मदद से आप यहाँ पे बॉड रेट को जो कांस्टेंट बॉड रेट है उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो या फिर बॉड रेट को डबल कर सकते हो। एस मोड को अगर आप 1 सेट कर दोगे तो यहाँ पे जो आपका बॉड रेट होगा उससे डबल स्पीड में आपका कम्युनिकेशन होगा, यानी कि बॉड रेट डबल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे बॉड रेट को नॉर्मल रखना है तो आप एस मोड की वैल्यू 0 सेट कर सकते हो। 0 सेट करने से बॉड रेट की वैल्यू जो आपने सेट की होगी, फॉर एग्जांपल बॉड रेट आपने 9600 का सेट किया है तो आपका नॉर्मल बॉड रेट एस मोड इज इक्वल टू 0 पे रहेगा। अगर आप यहाँ पे एस मोड की वैल्यू सेट कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होके यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, यानी कि डबल बॉड रेट पे आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन करना है तो एस मोड की वैल्यू आप 1 सेट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने बॉड रेट या फिर डेटा रेट के बारे में डिस्कस किया कि सीरियल कम्युनिकेशन की स्पीड किस तरह से इंडिकेट की जाती है, किस तरह से 8051 में अलग अलग रजिस्टर को आप सेट एंड रीसेट करके यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 8051 में अगर सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोग्रामिंग करना है तो किस तरह से हम सीरियल कम्युनिकेशन का असेंबली लैंग्वेज में एंड सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।